नमस्कार दोस्तों, ई शाला पर आपका फिर से स्वागत है। मैं भागचंद चौधरी। आज की इस क्लास में हम अरावली पर्वतमाला के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाली जो क्लासेस आई थी उसमें हम चूंकि राजस्थान के प्रमुख भौतिक विभाग के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं और उनको हम एक एक टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है, जिसको हम थार का मरुस्थल कहते हैं, उसके बारे में डिटेल से पढ़ा था। और उसके हम देखे थे कि उसके कौन कौन से विभाजन है, कितना क्षेत्रफल यानी कि कितने क्षेत्रफल पर राजस्थान में उस मरुस्थल का विस्तार है, कहाँ कहाँ से उसमें से प्रश्न बनते हैं, इन सारी चीज़ों को हमने देखा था। कौन सी समवर्षा रेखा है जो उस पूरे मरुस्थल को शेष राजस्थान से अलग करती है। इसके अलावा कौन सी ऐसी समवर्षा रेखा है जो थार के मरुस्थल को दो भाग में बांटती है, और उसका वहीं पर हमने प्रादेशिक विभाजन भी देखा था। इससे पहले वाली क्लास में हमने ये भी देखा था कि बालू का स्तूप के कौन कौन से प्रकार हैं, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। वहां पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, वर्षा की स्थितियां वहां पर किस प्रकार की हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि वो 33 सागर का भाग है, तो उसके प्रमाण कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी पिछली क्लास में हमने देखा था। आज की जो क्लास है वो, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं या मेरे बैकग्राउंड में आप इस बोर्ड पर देख रहे हैं, आज की इस क्लास में हम अरावली पर्वतमाला के बारे में पढ़ने वाले हैं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का एक प्रमुख भौतिक विभाग है, जिसका विस्तार राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। और बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में इसमें से पूछे जाते हैं। जैसे एक पॉपुलर सा प्रश्न है जो हमेशा पूछा जाता है, ये दुनिया के सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, यानी कि प्राचीनतम यानी कि दुनिया के सबसे पुराने निर्माण काल के आधार पर। तो हम पर्वतों का निर्माण काल भी देखेंगे, कौन कौन से अलग अलग काल में पर्वतों का निर्माण हुआ, और हमारे जो अरावली पर्वत हैं वो कौन से काल के हैं। तो इस क्लास में बहुत सारी बातें आपको आज जानने को मिलेंगी, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न जहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के साथ में शुरू करते हैं और पढ़ते हैं राजस्थान का दूसरा प्रमुख भौतिक विभाग, जिसका नाम है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक राजस्थान का मैप आपको दिख रहा है, और इसी मैप के माध्यम से मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पर बताना चाहूंगा। ये जो मैप है, इसमें अगर हम देखें कि अरावली पर्वतमाला का कहाँ विस्तार है, तो वो इस प्रकार से मिलेगा आपको, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ अगर हम देखेंगे तो इस प्रकार से इसका विस्तार मिलेगा। यहाँ हम जाएंगे तो थोड़ा सा इस प्रकार से, यहाँ जहाँ पर मैंने लाइनिंग की है, ये सारा जो भौतिक विभाग होगा, इसको हम अरावली पर्वतमाला के रूप में हम मैप में बताते हैं। क्योंकि दिशाओं के आधार पर मैंने बताया था, चूंकि भूगोल में दिशाओं के आधार पर प्रश्न बनते हैं कई बार। तो अगर इसी मैप में अगर हम इसको देखिए, अगर यहाँ से मैं इसको, जो राजस्थान का मैप है, यहाँ पर मैं इधर उत्तर लिख दूं, यहाँ पर दक्षिण, क्योंकि मानचित्र में हमेशा ऊपर की ओर उत्तर होता है, या आपके सामने अगर आप नोटबुक को इस प्रकार से लेके बैठे हैं तो आपके सामने की ओर उत्तर होता है। इसके विपरीत वाला जो होगा वो दक्षिण, और इधर वाले भाग में अगर हम देखेंगे तो ये होगा पश्चिम, और इधर हो जाएगा पूर्व। ठीक है, अब अगर विस्तार की हम बात करें तो ये दिशाओं का निर्धारण तो इस प्रकार से हो गया, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ठीक है, ये वेस्ट और ये ईस्ट। इन दोनों के बीच का जो भाग होता है इसको हम साउथ वेस्ट कहते हैं, यानी कि दक्षिण पश्चिम। और इन दोनों दिशाओं के बीच का जो भाग है इसको हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में इसका अगर आप विस्तार देखेंगे तो ये दक्षिण और पश्चिम, इसके बीच से लेकर के ये उत्तर और पूर्व की ओर है। तो दिशाओं के बारे में हम क्या कह सकते हैं, इस अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वो दक्षिण पश्चिम से इधर आगे की ओर बढ़ते हुए उत्तर पूर्व की ओर है। ठीक है? कुछ जगह पर ऐसा भी लिखा हुआ है कि इसका विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो उन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आएगा। इस प्रकार से फिक्स इसका कोई क्रम तो नहीं बता सकते कि इधर से इधर है। ठीक है, तो ये दोनों ही बातें ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार मिलता है। इधर थोड़ा आगे अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर इसका विस्तार आपको गुजरात से मिलता है, इसको आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो गुजरात से लेकर के, और यहाँ राजस्थान से आगे की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर इसका विस्तार मिलता है। यहाँ जो जगह है वो है दिल्ली। दिल्ली में आपने सुना होगा रायसीना हिल्स, जहाँ पर हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है,
और जो पहले जहाँ पर जब भारत अंग्रेजों के अधिकार में था, तब जहाँ पर भारत का वॉइसरॉय बैठा करता था या गवर्नर जनरल जहाँ पर बैठा करता था, ठीक है, उनका जो ऑफिस था, अभी वर्तमान में जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है उस जगह पर जो पहाड़ियाँ, जिन पहाड़ियों पर वो बना हुआ है उनको रायसीना हिल्स के नाम से जाना जाता है। और वही रायसीना हिल्स जो है वो अरावली पर्वतमाला का जो उत्तरी विस्तार है उसके नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें मैप में हमने इसको देख लिया कि अरावली पर्वतमाला कहाँ है। लगभग ये राजस्थान का मध्यवर्ती भूभाग है। ठीक है, कुछ और इसमें से इंपॉर्टेंट बातें जिनको हम आगे देखते हैं। सबसे पहले ये बात आती है जिसमें से प्रश्न पूछा जाता है, ये प्राचीनतम पर्वतमाला है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे पुराने पर्वत इनको माना जाता है, दुनिया के सबसे पुराने पर्वतमाला। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न किस प्रकार से बनता है, प्रश्न बनता है कि इसका निर्माण का जो समय है वो क्या था। तो कई बार आता है प्री कैम्ब्रियन कल्प में इसका निर्माण हुआ, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको प्री कैम्ब्रियन कल्प, इसमें इसका निर्माण हुआ था। सीधा सीधा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न इसको पूछा जाता है तो हम इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए, जहां तक पर्वत निर्माण की अगर बात है तो भूगोल में आगे पढ़ा जाता है, अलग अलग प्रकार के पर्वत होते हैं, जैसे वलित पर्वत होते हैं, अवशिष्ट पर्वत होते हैं। ठीक है, तो उनमें से हम ये भी पढ़ते हैं कि इन अलग अलग पर्वतों का निर्माण कब हुआ, निर्माण काल क्या है। तो सामान्यतः जहां पर भी पर्वत निर्माणकारी जो इतिहास इसके बारे में जब भी पढ़ा जाता है तो पर्वत निर्माण के 4 इतिहास को हम पढ़ते हैं, और उनका नाम मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ कि कौन कौन से काल में। तो देखिए, इसमें है 4 पर्वत निर्माण के काल अब तक पढ़े जाते हैं। पहला जो है वो है कैम्ब्रियन, दूसरा यानी इसके बाद कौन सा है कैम्ब्रियन, उसके बाद में है कैलिडोनियन, ठीक है, तीसरा हर्सिनियन, और चौथा जो है उसको कहा जाता है कैम्ब्रियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन। ये 4 पर्वत निर्माण के काल सामान्यतः बताए जाते हैं, और इसमें से अगर हम कल्प की बात करें तो अरावली पर्वतमाला का जो निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन कल्प में माना जाता है, तो दुनिया के सबसे पुराने पर्वत हैं। यहीं पर एक बात और, एक जो प्रश्न है, ठीक है, वो ये भी बनता है कि एक बार प्रश्न भी पूछा गया है कि इस प्रकार के और कौन से पर्वत है दुनिया में। तो अगर हम यूएसए को देखते हैं तो यूएसए में वहां पर जो उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, उसमें जो उसका दूसरा बड़ा देश है जिसको हम संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उस अमेरिका के, ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, यानी कि अटलांटिक महासागर का जो तट है, उस अटलांटिक महासागर वाले तट पर, यानी कि उस महाद्वीप के पूर्वी तट पर हम कहते हैं, या अटलांटिक महासागर या अंध महासागर की हम बात करें तो उसके पश्चिमी तट तट पर जो वहां पर पर्वतमाला है, उस पर्वतमाला का नाम है अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वतमाला। जो यूएसए है उसके 4 भौतिक विभाग है प्रमुख रूप से, और 4 भौतिक विभाग में से एक अपलेशियन पर्वतमाला को माना जाता है। उस यूएसए के पूर्वी भाग में अपलेशियन पर्वतमाला, यूएसए के पश्चिमी भाग में रॉकी पर्वतमाला, उसके बीच में जिसको ग्रेट प्लेन्स या मध्यवर्ती मैदान कहते हैं, और उसके उत्तरी भाग में जो वृहद जिले हैं जिसको सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो, इनके नाम से 5 महान जिले या 5 वृहद जिलों के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन सबको पढ़ते हैं। तो अगर हम ये बात करें कि अरावली पर्वतमाला की तुलना दुनिया में बाकी कौन सी पर्वतमाला के साथ में की जाती है, तो उसका नाम आता है अपलेशियन पर्वतमाला। ये हो गया। निर्माण काल की जो बात है वो मैंने आपको बता दी, प्री कैम्ब्रियन कल्प में इसका निर्माण हुआ था, यानी कि कैम्ब्रियन काल से भी पहले इसका निर्माण हुआ था, यहाँ से ध्यान रखेंगे। दूसरी एक और बात ध्यान रखेंगे, जो यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है कि इसका निर्माण की प्रक्रिया क्या रही है। ठीक है, तो देखिए, इनको वलित पर्वतमाला कहा जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये वलित पर्वतमाला है, वलित पर्वतमाला। और दूसरी बात,
एक और नाम है इसी वलित पर्वतमाला को, मोड़दार पर्वत भी बोलते हैं, मोड़दार पर्वत, ठीक है, या इंग्लिश में इनको कहा जाता है फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन इनको कहते हैं, ठीक है। वलित या मोड़दार, वलन पड़ना, वलन पड़ने के बाद में इनका निर्माण होता है। थोड़ा सा इसकी मैं आपको प्रक्रिया बताता हूं कि किस प्रकार से इनका निर्माण होता है, ठीक है। तो देखना आप और उसको समझने की एक बार कोशिश करना कि किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। देखिए, अगर मान लीजिए कि एक स्थल का भाग मान लीजिए इस तरफ है, ठीक है, एक स्थल भाग इधर है, ठीक, और इसके बीच में मान लीजिए कोई जलीय भाग है, कोई जलीय राशि है। जब इन स्थल भागों से नदियां आकर के और अपने जल को इसमें गिराती है, ठीक है, अपना जो जल लाती है और इस जलीय भाग में ला करके वो गिराती है, ठीक है। तो चूंकि जल जब तेज गति के साथ में प्रवाहित होता है तो वो अपर्दन करता है अपने साथ में, और अपने साथ में बहुत सारी मिट्टी, बजरी, गारा अपने साथ में लेकर के चलता है, जिनको हम अवसाद कहते हैं, ठीक है, जिसको हम सेडिमेंट्स कहते हैं। वही जो सारा अवसाद है वो जाकर के, और क्योंकि अंतिम रूप से जाकर के वो सागर में गिर जाता है, और हर साल यहाँ पर उस अवसाद की इस प्रकार से परत जो है वो साल दर साल उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर वो परत जमती रहती है, और जैसे जैसे उसको भार पड़ता है, दाब पड़ता है, तो वो नीचे की ओर जाती रहती है। लेकिन चूंकि हम ये भी पढ़ते हैं कि जहां पर आज सारे महाद्वीप हैं, जिन जगह पर महाद्वीप हैं, ठीक है, वो किसी न किसी प्लेट के ऊपर बसे हुए हैं। प्लेट का मतलब होता है प्लेट, जिसको हम भूगोल की शब्दावली में हम प्लेट कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो क्या है, जहां पर स्थल भाग जो होता है, एक लंबा चौड़ा स्थल भाग, ठीक है, जिसके ऊपर, जिस स्थल भूखंड के ऊपर है, उसको हम प्लेट के रूप में मानते हैं। और इन प्लेटों में संचलन होता है, 3 प्रकार का संचलन इसमें होता है, जिसको हम अभिसारी, अपसारी और संरक्षी गति के रूप में इनको हम पढ़ते हैं। जब भी ये प्लेट्स आमने सामने की ओर चलती है, मान लीजिए ये भी एक प्लेट है, यानी कि एक दृढ़ भूखंड है, ये भी एक दृढ़ भूखंड है, ये ए कह दें इसको हम बी, ये दूसरा वाला जो है बी हो जाएगा। जब ये आमने सामने की ओर चलेंगी तो यहाँ पर जो मलबा जमा हुआ है, यहाँ पर जो अवसाद जमा हुआ है, जो यहाँ से इन नदियों ने ला करके यहाँ पे जमा किया है, तो अब ये कहाँ जाएगा, नीचे जमीन में तो जाने से रहा। तो यहाँ पर जो मलबा जमा हुआ, इसमें धीरे धीरे क्या होता है, इसमें मोड़ पड़ते हैं, ठीक है। जब ये प्लेट्स आगे आएंगी, ठीक है, मान लीजिए ये जैसे इधर इतनी आगे आ गई, ठीक है, फिर ये और आगे गति करेंगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से ये इसमें मोड़ पड़ते हैं, और ये इस प्रकार से ये मलबा बाहर की ओर निकलता है, ठीक है। और जैसे जैसे ये बाहर की ओर निकलता है, ये जमा हुआ मलबा जैसे जैसे बाहर निकलता है, यही वास्तव में वलित पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया है। जब दो प्लेटें आमने सामने अभिसारी गति करती हैं, ठीक है, आमने सामने की ओर जो गति होती है प्लेट्स में, उनको अभिसारी कहते हैं। एक दूसरे के विपरीत जो होती है उनको अपसारी कहते हैं। और जब वो एक दूसरे के बगल में खिसकती है तो उसको हम संरक्षी गति उसको हम कहते हैं। तो जब आमने सामने गति करती है तो फिर ये जो मलबा है इसमें वलन पड़ते हैं, मोड़ पड़ते हैं या बल पड़ते हैं, इसलिए उन जो इस प्रक्रिया के द्वारा जिन पर्वतों का निर्माण होता है उनको हम वलित पर्वत या इनको हम मोड़दार पर्वत या इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं वो नाम है फोल्डेड माउंटेन, इनको कहा जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वतमाला जो है उनका निर्माण भी इसी प्रक्रिया से, दो प्लेटों की आमने सामने की ओर संचलन और उसके बाद में वो जो वहां पर मलबा जमा हुआ था उसमें मोड़ पड़ने से, बल पड़ने से, वलन के द्वारा हुआ है, और इसलिए उसको हम वलित पर्वत भी कहते हैं, ठीक है। जैसे वलित पर्वत और उसका अपभ्रंश अगर हम देखें तो वलन पड़ जाना या बल पड़ जाना जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो वलन पड़ जाने से, बल पड़ जाने से मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ है, इसलिए उसको हम वलित पर्वत या जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है मोड़दार पर्वत या इसी को हम इंग्लिश में फोल्डेड माउंटेन के नाम से हम जानते हैं। एक और नाम मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, वो भी आपको याद रखना है। इन्हीं पर्वतों को हम यहाँ पर मैं लिख देता हूं, इन्हीं पर्वतों को हम अवशिष्ट पर्वत के रूप में भी जानते हैं, अवशिष्ट पर्वत। अब अवशिष्ट पर्वत क्यों कहते हैं हम इसको? अवशिष्ट पर्वत इसलिए कहते हैं, कहा जाता है कि ये जो अरावली पर्वतमाला है एक समय में ये हिमालय पर्वतमाला से भी ऊंची थी। आज अगर हम हिमालय पर्वत की अगर बात करें तो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत है,
ऊंचाई की अगर हम बात करें, हाइट की अगर हम बात करें, तो इसकी जो चोटी है जो नेपाल में स्थित है, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, वो एवरेस्ट 8,848 मीटर की हाइट पर है। समुद्र तल से, औसत समुद्र तल से उसकी हाइट कितनी है? 8,848। नेपाल देश में वो स्थित है। और हिमालय की जो 3 समानांतर श्रृंखलाएं हैं उसमें जिसको हम हिमाद्री कहते हैं, या उसकी जो सबसे ऊंची श्रृंखला है, सबसे उत्तरी जो श्रृंखला है, उसमें वो चोटी स्थित है। क्योंकि जब भारत अंग्रेजों के अधिकार में था उस समय जब यहाँ पर सर्वे चल रहा था, तो एक एवरेस्ट नामक जो व्यक्ति थे उनके निर्देशन में ये सारा काम हो रहा था। इसलिए जो चोटी वहां पर सबसे ऊंची इसकी मिली, उस चोटी का नाम एवरेस्ट रख दिया गया, इसलिए उसका नाम माउंट एवरेस्ट है। तो इसीलिए माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर की हाइट पर है, इसलिए उसको दुनिया की सबसे सबसे ऊंची चोटी, और इसी हिसाब से हिमालय पर्वतमाला जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला मानी जाती है। प्रश्न एक ये भी पूछा जाता है कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी, दुनिया की सबसे लंबी सतत पर्वतमाला कौन सी? सतत मतलब कंटिन्यूस, जो बीच में टूटी भी नहीं है, मतलब लगातार। तो उसके बारे में जब भी पढ़ते हैं तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर एक एंडीज पर्वतमाला है, अगर आप देखेंगे तो वो लगभग 7,300 मीटर के आसपास उसकी लंबाई है। तो अगर लंबाई की अगर हम बात करें तो एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका नाम आता है, लेकिन जब ऊंचाई की अगर हम बात करें तो फिर हमारे देश में उसका काफी भाग जो हमारे देश में स्थित है, हिमालय पर्वतमाला का नाम आता है, जिसकी एवरेज हाइट की अगर हम बात करें तो उसकी जो उत्तरी जो समानांतर श्रृंखला है उसकी एवरेज हाइट 6,000 मीटर के आसपास है। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर वो है, काफी ऊंची है। और हम जानते हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता है, और तापमान कम होगा तो फिर वहां पर ऊपर जो वायुमंडल होगा, उस वायुमंडल में जो भी पानी जो जलवाष्प के रूप में होता है, तो वो वाष्प तापमान कम होने की वजह से ठंडी होकर के उन पर्वत के ऊपर जमी मिलती है। इसलिए वहां पर जो बर्फ जमी हुई है, ग्लेशियर्स वहां पर जो बने हुए हैं, और वही पानी धीरे धीरे पिघलता है, और हिमालय से निकलने वाली बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो 12 महीने या साल भर, जिसको हम कहते हैं नित्यवाहिनी नदियों के रूप में जिनको जाना जाता है, क्योंकि वर्ष भर वो प्रवाहित होती रहती है। और जब कभी भी हम देखते हैं जैसे कि हरिद्वार कभी जाना होता है, या गंगा नदी में अगर आपने स्नान किया हो कभी, तो हम देखते हैं कि उसका पानी गर्मियों में भी बहुत ठंडा होता है। उसका कारण यही है कि वो जो बर्फ पिघलती है उसी का जल उसमें आता है। तो वो नित्यवाहिनी नदियों का यही कारण है कि ऊपर जमी हुई बर्फ है, उन पर्वतों के ऊपर बर्फ क्यों जमी है वो मैंने बताया। काफी हाइट पर आप जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता है, और टेम्परेचर कम है तो वहाँ के वायुमंडल में जो भी जलवाष्प होती है, जो जल की मात्रा होती है, जो वाष्प के रूप में, वो वहां पर बर्फ के रूप में जम जाता है। तो इस प्रकार से वहां पर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आ गई निर्माण प्रक्रिया के आधार पर वलित पर्वतमाला, मोड़दार पर्वतमाला या फोल्डेड माउंटेन। दूसरा एक नाम मैंने आपको बताया था कि अरावली पर्वतमाला को, वापस अरावली पर्वत पर आते हैं, इस अरावली पर्वतमाला को हम अवशिष्ट पर्वतमाला भी कहते हैं। अवशिष्ट, या जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, जिसको हम कहते हैं अवशेष। ठीक है, अवशेष यानी कि कोई प्रमुख चीज है, उसमें से बहुत सारी चीज अगर मान लीजिए गायब रहेगी, अब उसके कुछ निशान अगर बचे हैं तो उसको अवशेष कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जो अवशिष्ट पर्वतमाला है, जिसको रेजिडुअल माउंटेन भी जिनको कहा जाता है, इसका मतलब यह है कि ऐसा माना जाता है कि कभी ये अरावली पर्वतमाला जितने ऊंचे हिमालय पर्वत हैं उससे भी ज्यादा ऊंचाई वाली ये पर्वतमाला थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अनाच्छादन की प्रक्रिया इसके ऊपर हुई। आगे मैं आपको बताऊंगा अनाच्छादन की प्रक्रिया क्या होती है, यानी कि अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया इसके ऊपर हुई, और ये पर्वत धीरे धीरे घिसते रहे और इनकी हाइट काफी कम हो गई, इसलिए उसको अवशिष्ट पर्वतमाला भी इसको कहा जाता है। तो ये दोनों तीनों नाम आ सकते हैं। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर ये वलित पर्वतमाला, मोड़दार पर्वतमाला या फोल्डेड माउंटेन है, लेकिन धीरे धीरे अनाच्छादन प्रक्रम के आधार के ऊपर अब ये अवशेष मात्र रह गए हैं, इसलिए इसको अवशिष्ट पर्वतमाला भी नाम दिया जाता है। तो परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप इसको ध्यान में रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बात मैंने आपको बताई अनाच्छादन प्रक्रम का प्रभाव इसका क्या होता है, देखिए मैं आपको पहले बता देता हूं अनाच्छादन प्रक्रम क्या होता है। इसको डेन्यूडेशन कहा जाता है। ये क्या होता है, दो चीजें इसमें होती है। देखिए आप, अनाच्छादन क्या होता है, एक होता है अपक्षय और दूसरा होता है अपर्दन। थोड़ा सा अगर हमें जानना है, वैसे तो जहां पर ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा जाता है तो वहां पर इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है। अपक्षय का अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी चट्टान है, वो किसी भी भौतिक कारण से, रासायनिक कारण से, जैविक कारण से अपने ही स्थान पर जब वो टूटती फूटती है तो उसको हम अपक्षय कहते हैं। और जब वो बहते हुए जल के द्वारा
प्रवाहित वायु के द्वारा या जीव जंतुओं के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहा करके, उड़ा करके उसको लेके जाया जाता है, तो वो कहलाता है अपर्दन। ठीक है, तो ये एक स्थान विशेष पर होने वाली प्रक्रिया है जिसको हम स्थितिक प्रक्रिया हम कहते हैं। किसी स्थान विशेष पर होगी, कोई चट्टान पड़ी हुई है और वो किसी भौतिक कारण से, रासायनिक कारण से या जैविक कारण से अपने स्थान पर टूट जाती है। जैसे चूना के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, जब पहले सीमेंट के स्थान पर चूने से घर बनाए जाते थे, तो जो चूने का जो पत्थर होता था उसके ऊपर अगर आप पानी डालोगे तो वो भर भर आकर के अपने स्थान पर टूट जाता था, लेकिन वो अपने स्थान पर रहेगा, उसमें गति नाम मात्र की होती है या नहीं के बराबर होती है, तो इसमें गति नहीं होती है। अपक्षय किसी भी चट्टान का अपने स्थान पर टूटना है, लेकिन जैसे ही पानी का बहाव आएगा उसको वो बहा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगा, या तेज प्रवाहित पवन होती है वो उसको उड़ा करके अपने साथ में ले जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, उसको हम अपर्दन कहते हैं। और ये दोनों जो प्रक्रियाएं हैं, अपर्दन और अपक्षय, इनको अगर हम मिलाकर के हम बात करें तो वो क्या होता है, उसको हम अनाच्छादन कहते हैं। तो यहाँ पर ये बात क्यों आई, क्योंकि जो अभी मैंने आपको पहले बात बताई कि एक समय ऐसा था बहुत प्राचीन काल में, जैसा कि माना जाता है भूगोलवेत्ताओं के द्वारा, कि आज जो अरावली पर्वतमाला है वो काफी ऊंचे पर्वत थे, हिमालय पर्वतमाला की तरह ये भी काफी ऊंचे पर्वत थे, लेकिन अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ये धीरे धीरे छोटे हो गए। कुल मिलाकर के चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना और उसके बाद में इनका बह करके, उड़ करके उन चट्टानों का कुल मिलाकर के घिस घिस के ये पर्वत काफी छोटे हो गए हैं। तो ये अनाच्छादन का प्रक्रम का प्रभाव इसके ऊपर देखा जाता है, इसलिए इनकी हाइट अब बहुत ही कम है। 930 मीटर के आसपास इनकी एवरेज हाइट है, 930 मीटर। ठीक है, तो इन बातों को हम ध्यान रखेंगे। आगे अगर हम बात करें मृदा की कि किस प्रकार की यहाँ पर मृदा है, तो मृदा की बात करें, चूंकि पर्वतीय भाग है तो यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी, ठीक है, जो हल्के लाल रंग की होती है, पर्वतीय मिट्टी जो हल्के लाल रंग की है, साथ में हम ये भी पढ़ते हैं इसमें लोहांश की मात्रा यहाँ पर इसमें ज्यादा होती है। वैसे जो अरावली पर्वतमाला है वो कठोर क्वार्टजेट चट्टानों से बनी हुई है, नीस और सिस्ट प्रकार की चट्टानों से बनी हुई है, ठीक है, आग्नेय चट्टानें जिनको हम कहते हैं उनसे बनी हुई है। और तो ये पर्वतीय मिट्टी है जिसमें लोहांश की मात्रा ज्यादा होती है। इसके साथ में हम ये भी पढ़ते हैं कि ये जो मिट्टी होती है इसके कण मोटे होते हैं। अगर हम ये देखें कि उपजाऊपन की दृष्टि से तो ये इतनी ज्यादा उपजाऊ नहीं होती, कुछ फसलों की पैदावार इसमें ठीक ठाक से होती है, जैसे जहाँ पर भी हल्की लाल रंग की मिट्टी होती है उसमें मक्का की पैदावार होती है, ठीक है। लेकिन अगर भारत के बाकी स्थानों पर हम देखें तो उत्तरी पूर्वी भारत में और दक्षिणी भारत में जहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी होती है, जिसको लेटेराइट मिट्टी भी हम इसका दूसरा एक रूप होता है जिसको लेटेराइट मिट्टी भी कहते हैं, उसमें आपको चाय की पैदावार मिलेगी, कॉफी की पैदावार वहां पर मिलेगी। लेकिन राजस्थान में इस प्रकार की जो मिट्टी होती है इसमें मक्का की फसल होती है, ठीक है। अगर हम क्षेत्र की बात करें कितना क्षेत्र है, तो हम इसको देखते हैं कि ये राजस्थान के लगभग 9.1% क्षेत्रफल पर इसका विस्तार है। अरावली पर्वतमाला का जो कुल विस्तार है वो राजस्थान के पूरे अगर क्षेत्रफल को, यानी कि 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर को अगर हम 100% मान लें तो उसमें से लगभग 9.1%, 9.1% राउंड फिगर में अगर आप इसको बदल तो लगभग 9% भाग पर इसका विस्तार है। इससे पहले वाला जो भौतिक विभाग हमने पढ़ा था जो थार के मरुस्थल के रूप में था, ठीक है, थार का जो मरुस्थल है उसका हमने पढ़ा था 61.11%, ठीक है, जिसको राउंड फिगर में हम 61 भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब अगर हम अरावली पर्वतमाला की बात करते हैं, अरावली पर्वतमाला, तो इसका जो विस्तार है वो 9.1%, ठीक है, या राजस्थान के 9% भाग पर इसका विस्तार है। यहाँ पर भी हम जनसंख्या की बात कर रहे थे, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसकी जो राजस्थान का ये जो भौतिक विभाग है, ठीक है, इसमें लगभग राजस्थान की 40% के आसपास जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। थार के मरुस्थल में लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है, जबकि अरावली पर्वतमाला जो है उसमें राजस्थान की लगभग 10% के आसपास जनसंख्या निवास करती है। तो 9%, 9.1 या 9% इसका क्षेत्रफल, और इस इतने क्षेत्रफल पर लगभग यहाँ की 10% जनसंख्या निवास करती है। तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो ये 9.1% क्षेत्रफल के ऊपर इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट बातों को देखते हैं।
जनसंख्या जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्षेत्रफल की बात कर ली, यहाँ पर राजस्थान की 10% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक 100 में से 10 लोग यहाँ पर निवास करते हैं। अरावली पर्वतमाला जिन जिन जहाँ जहाँ पर जिन जिन जिलों में इसका विस्तार है, वहाँ पर लगभग राजस्थान की 10% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। लगभग समुद्र के तल से 930 मीटर इसकी हाइट है, जो कोई विशेष बात नहीं है। अगर हम एक तरफ अगर हम बात करें हिमालय पर्वतमाला की, तो हिमालय पर्वतमाला जो है उसकी जो सबसे ऊंची जो 3 समानांतर उसकी श्रृंखलाएं हैं, जिसको हम हिमाद्री, मध्य हिमालय और शिवालिक 3 श्रेणियों के रूप में पढ़ते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए क्रम में उसको पढ़ते हैं। तो जहां पर एक तरफ हिमाद्री की जो ऊंचाई है, या सबसे ऊंचा जो वृहत हिमालय जिसको हम कहते हैं, उसकी 6000 मीटर एवरेज हाइट है। उस दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर 930 मीटर है, 1000 मीटर भी इसकी एवरेज हाइट नहीं है। तो हिमालय पर्वत की तुलना में ये बहुत इतने ऊंचे पर्वत नहीं है। तो 930 मीटर, और हमेशा ये जो ऊंचाइयां होती है इसको हम औसत समुद्र तल से मापते हैं। जनरली समुद्र का तल बराबर ही रहता है, लेकिन ज्वार भाटा के समय इसका जो तल होता है वो ऊपर और नीचे होता है। ज्वार भाटा हम जानते हैं सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है, क्योंकि हर एक पिंड का अपना आकर्षण होता है, ठीक है, वो दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। तो उनके सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जब वो पृथ्वी को अपनी ओर खींचती है, पृथ्वी उनको अपनी ओर खींचती है, तो समुद्र का जो जल होता है वो एक बार 24 घंटे में ऊपर की ओर और एक बार नीचे की ओर बैठता है। पहले वो ऊपर की ओर उठेगा, जिसको हम ज्वार बोलते हैं, और उसी का तल जब नीचे की ओर बैठता है तो उसको हम भाटा के रूप में, और दोनों प्रक्रियाओं को हम ज्वार भाटा के रूप में जानते हैं। तो जो हम बात करते हैं औसत समुद्र तल से, ठीक है, औसत समुद्र तल की बात है कि जब ज्वार भाटा की प्रक्रिया से वो जो जल है वो प्रभावित नहीं हो, उसको हम औसत समुद्र तल कहते हैं। तो औसत समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो वो लगभग 930 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। ये औसत समुद्र तल जो है वो चेन्नई के आसपास का जो समुद्र है वहां से इन सभी जगह की हाइट को मापा जाता है, और प्रत्येक जो पर्वत है उसकी हाइट को, या प्रत्येक कोई भी जो जगह है उसको, किसी भी स्थान की ऊंचाई को हम इसी औसत समुद्र तल के हिसाब से हम मापते हैं कि वहां से कितना उसकी हाइट है। आगे एक प्रश्न जो कई बार पूछा जाता है, इसके विस्तार की अगर बात करें, तो इससे पहले मैं आपको विस्तार के बारे में बता चुका हूं कि गुजरात से शुरू होकर के और दिल्ली तक इसका विस्तार लेकिन राजस्थान में अगर हम बात करें तो इसका विस्तार जो है वो जो दक्षिणी जिले हैं राजस्थान के, सिरोही, ठीक है, उदयपुर, डूंगरपुर, वहां से लेकर के और उत्तर में अलवर, झुंझुनू तक इसका विस्तार है, ठीक है। और इसी में अगर हम विस्तार की बात करें तो लंबाई की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के 692 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगर कुल लंबाई की अगर हम बात करें, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, और उसमें से भी 550 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है वो हमारे राजस्थान में है, ठीक है। तो सिरोही से लेकर के अलवर, झुंझुनू तक इसकी जो लंबाई है वो 550 किलोमीटर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिरोही, और यहाँ से लेकर अलवर, झुंझुनू, यहाँ तक राजस्थान में इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 550 किलोमीटर। और ये जो लंबाई हमने देखी थी, ये इस अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई, इसके बारे में प्रश्न पूछे गए हैं तो इसको हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आकार की जब बात आती है कि किसका आकार किस प्रकार का है, ठीक है, तो वैसे तो मैं आपको बता चुका था, लेकिन फिर भी अगर हम ये देखें, एक बुक में भी लिखा हुआ है कि अगर हम ये बात करें सिरोही, उदयपुर, वहां से लेकर के और मध्यवर्ती भाग में, मध्यवर्ती अरावली जहां पर है, जिसमें अजमेर जिला, ठीक है, वहां तक एक तानपुरे के समान, तो मैं लिख दूंगा इसको यहाँ पर, सिरोही से अजमेर तक, सिरोही से अजमेर जिले तक एक वाद्य यंत्र होता है जिसको तानपुरा कहते हैं। इसी तानपुरा वाद्य यंत्र के
समान इसका आकार है, तो इसको हम देख लेंगे। कुल मिलाकर के दक्षिणी अरावली और मध्य अरावली की अगर हम बात करें तो वहां पर इसका जो आकार है वो तानपुरा एक वाद्य यंत्र होता है, इसके समान है। राजस्थान में लंबाई की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। कुल लंबाई अभी हमने डिस्कस की थी, कुल लंबाई 692 किलोमीटर, ठीक है। और राजस्थान में अगर हम लंबाई की बात करें, ठीक है, ठीक है, राजस्थान में तो ये है 550 किलोमीटर, लगभग 80% के आसपास। अरावली की इस कुल लंबाई को अगर हम 100% मान लें तो लगभग 80% इसका जो विस्तार है वो राजस्थान में देखने को मिलता है, ठीक है। कुल लंबाई जो मैंने आपको यहाँ पर बताई दी। आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों को देखते हैं। मुख्य जल विभाजक रेखा का निर्माण ये पर्वतमाला करती है। मुख्य जल विभाजक रेखा का निर्माण कैसे? देखिए, जल विभाजक ये जो शब्द है इसको हम देखते हैं एक बार। जल विभाजक का क्या मतलब हो गया, ठीक है। अगर इस शब्द को अगर हम तोड़ना चाहें तो जल और दूसरा क्या है, विभाजक, यानी कि विभाजक यानी बांटने वाला, जल को बांटने वाला। इसको क्या कहते हैं, अगर हम भूगोल की शब्दावली में अगर हम इसकी डेफिनेशन देना चाहें, इसकी परिभाषा, तो आसपास के क्षेत्र से ऊंचा उठा हुआ ऐसा भाग जो किसी क्षेत्र विशेष के जल को दो भाग में बांटता है, या जहां से जल दो अलग अलग दिशाओं की ओर प्रवाहित होता है, ऐसा ऊंचा उठा हुआ भाग, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इस प्रकार से एक पर्वत है, यहाँ बारिश होगी तो कुछ जल इधर प्रवाहित हो जाएगा, कुछ जल इधर प्रवाहित हो जाएगा, तो यहाँ पर ये जो पर्वतमाला होगी वो जल विभाजक कहलाएगी, ठीक है। और उसका पानी दो अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होगा। तो ये जो अरावली पर्वतमाला है ये राजस्थान की जल विभाजक रेखा का निर्माण भी करती है। देखिए, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक इंडिया का मैप दिखाता हूं और वहां से मैं आपको समझाऊंगा, तो ये बड़ी आसानी के साथ में होगा। मैप से कोई भी चीज हमारे बहुत आसानी के साथ में समझ में आती है और ऐसा कहा भी जाता है, जैसे कि अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें मुहावरे, लोकोक्तियां, छंद, जो उसके आभूषण हैं, गहने हैं, उनसे हिंदी और ज्यादा प्रभावित हो जाती है, प्रभावी हो जाती है। उसी प्रकार से भूगोल में भी अगर आप कुछ जो मैटर है उसको अगर आप मैप के माध्यम से पढ़ेंगे तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा रोमांचक हो जाएगा, और ज़्यादा ज्ञान जो भी आप पढ़ेंगे वो ज़्यादा स्थायी हो जाएगा। तो मैप का बड़ा महत्व है। यहाँ पर आप एक इंडिया का मैप देख रहे हैं, एक आउटलाइन मैप आपको दिखाया जा रहा है, और इसके बीच में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको एक ब्लैक कलर की लाइन आपको इस प्रकार से दिखाई जा रही है, ये जहाँ पर ये मैंने आपको यहाँ पर इस प्रकार से, जहाँ पर ये पेन घुमाया है इस प्रकार से, और यहाँ पर आकर के ये मिल जाएगा, ठीक है। अब इसकी हम बात करते हैं कैसे ये प्रभावित करता है, ठीक है। देखिए, यहाँ से अगर हम चलेंगे तो अगर इन यहाँ से नदियों की अगर आप बात करोगे, देखिए सबसे पहले यहाँ की अगर हम बात करें तो इधर से देखिए गंगा नदी निकलती है इधर से, उत्तराखंड से, और ये गंगा नदी इधर से प्रवाहित होते हुए और फिर इसकी एक शाखा इधर बांग्लादेश में और इधर एक हुगली के रूप में यहाँ चली जाती है, ठीक है। इसी के साथ में अगर हम देखें तो यमुना नदी यहाँ से यमुनोत्री से निकलती है और वो यहाँ से प्रवाहित होते हुए इधर आके और गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। कुछ नदियाँ यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ विंध्याचल पर्वत से निकलती है, चंबल नदी यहाँ राजस्थान में प्रवाहित होते हुए और यहाँ जा करके और यमुना में मिल जाती है, यमुनाबाद में, ठीक है। तो ये इसको हम लिख देते हैं, ये गंगा, ठीक है, ये यमुना, ठीक, ये हो जाएगी हमारी चंबल, ठीक है। और भी अगर आप देखेंगे, जैसे इधर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा महानदी, सॉरी गोदावरी, महानदी इधर मिलेगी आपको, ये महानदी उड़ीसा में, यहाँ गोदावरी मिल जाएगा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको इस प्रकार से कृष्णा मिलेगा, इधर आपको कावेरी मिलेगी, ये कुछ बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, ठीक है। लेकिन इधर आप देखेंगे तो आपको इस वाले भाग में आपको मिलेगी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगी नर्मदा, ठीक है, और इधर आपको मिलेगी ये ताप्ती नदी, ठीक है। तो ये हो जाएगी यहाँ पर नर्मदा नदी और यहाँ हो जाएगी आपको ताप्ती या तापी, ये। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ से तो इधर जो नदी है सिंधु, इधर पाकिस्तान में जाके और इधर कराची के आसपास आके गिरती है, इस प्रकार से इधर आपको नदियाँ मिलेगी, ये आपको झेलम मिलेगी, ठीक है। इधर आपको और भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ, या जो 5 वृहद नदियाँ हैं उसके रूप में, जैसे
सिंधु, सतलुज, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम, 5 जो नदियां हैं जिसके आधार पर पंजाब हम कहते हैं। पंज यानी कि 5 और आब यानी होता है पानी, यानी कि ऐसा एक प्रदेश जो 5 पानी वाले भाग के बीच में है, पंजाब जिसको कहते हैं। वो सतलुज, रावी, व्यास, चिनाब और झेलम, वो 5 नदियां जो सिंधु की सारी सहायक नदियां, तो वो नदियां अपने जल को इधर ले जाती है। ठीक है, इधर से अगर आप देखेंगे तो एक नदी यहाँ से निकलती है जिसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र, और वो इधर से आके और यहाँ आके और यहाँ गिरती है। मोटे मोटे रूप से अगर हम यहाँ पर देखें तो अब आपको कुछ समझ आ रहा होगा कि ये जो लाइन बनाई है, ये जो बड़ी वाली लाइन बनी हुई है, ठीक है, इस रेखा के इधर का जो पानी है वो इस तरफ प्रवाहित होता है, यहाँ वाला जो भाग का पानी है वो इधर हो रहा है, इस वाले भाग का पानी इस तरफ, इधर वाले भाग का पानी इधर। कुल मिलाकर के ये रेखा है, इसके इधर वाला पानी इधर, इस तरफ वाला इधर। यहाँ पर अगर हम मध्यवर्ती राजस्थान में देखें तो यहाँ से नागपाड़ से निकलती है, नदी का नाम है लूनी नदी। ठीक है, और बहुत लंबे समय के बाद अजमेर में अच्छी खासी बारिश हुई इस बार, और इस लूनी नदी का पानी है वो काफी दूरी तक, लगभग बताया जा रहा है कि 60 से भी ज्यादा किलोमीटर दूरी तक की है इस बार प्रवाहित हुई, बहुत ही लंबे समय के बाद। शायद लोग जो बताते हैं वो 25, 30, 35 साल के बाद में इसका प्रवाह जो है वो लगभग 70-80 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा की ओर गया, क्योंकि अच्छी खासी बारिश, जो एक हमारे चक्रवात इस बार आया विपर्जोय, ठीक है, उसके बाद में अच्छी खासी बारिश होने से, नागपाड़ पर अच्छी खासी बारिश होने से इस नदी का प्रवाह गया। तो ये जल विभाजक है। अब मैं आपको जो बात बताना चाह रहा था वो बात ये बताना चाह रहा था कि अगर इसमें आप यहां पर देखेंगे, ये वाला जो भाग है, ये हमारा अरावली पर्वतमाला का भाग पड़ता है, ये जिसको मैंने अलग कलर से बना दिया है। तो कुल मिलाकर के अरावली पर्वतमाला, ये जो रेखा बनाई गई है इसको हम जल विभाजक रेखा कहेंगे, यहां से लेकर के इधर से लेकर यहां तक। ठीक है, यहाँ आप देखोगे तो फिर ये पर्वतमाला, ये तो यहाँ पर ऊंचा भाग है, ये हिमालय से शुरू होती है, इधर आप आओगे आगे तो ये रायसेना हिल्स और इसका भाग, और आगे आप आएंगे तो अरावली पर्वतमाला, फिर ये चले जाएगा। फिर इसको अगर आप देंगे तो ये विंध्याचल पर्वत है, और ये सतपुड़ा के पर्वत है, सतपुड़ा श्रेणियां, और फिर आकर के मिलती है ये हमारा पूरा का पूरा पश्चिमी घाट है, आगे जाकर के नीलगिरी पर्वतमाला, और आगे जाकर के अन्नामलाई और नल्लामलाई की पहाड़ियां दक्षिण भारत में जाकर के और यहाँ मिल जाती है। इनका कुछ छोटी छोटी नदियां यहाँ पर है जो अपने जल को इधर यहीं से गिराती है, और वो जाकर के अरब सागर में का पानी चला जाता है। तो ये पूरी की पूरी पर्वतमाला, इसमें राजस्थान का एक भौतिक भाग है जो इस जल विभाजक रेखा का निर्माण करता है, उसका नाम है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, इसलिए यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि राजस्थान का कौन सा ऐसा एक भौतिक विभाग है जो संपूर्ण भारत के जल विभाजक रेखा का निर्माण करता है, और वो है हमारा अरावली पर्वतमाला। ठीक है, तो अब शायद आपकी ये चीज समझ में आई होगी। जल विभाजक यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में वहां के आसपास के क्षेत्र से ऊंचा उठा भाग जो वहां के जल को दो अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित करता है। यहाँ पर आप देखेंगे इधर वाला जो सारा जल है वो बंगाल की खाड़ी की ओर जाता है, और इधर वाला जो जल है सारा वो अरब सागर की ओर, ये यहाँ पर हमारा अरब सागर, ये अरब सागर हो जाएगा। ठीक है, इधर ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और दक्षिण में अगर आप पूरा इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा हिंद महासागर। हिंद महासागर के भाग हैं दोनों, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, चूंकि अरब देशों के आसपास है इसलिए इसका नाम अरब सागर, और यहाँ पर बंगाल। ठीक है, बंगाल के नाम से इसका नाम बंगाल की खाड़ी, और ये पूरा का पूरा हिंद महासागर के नाम से। हिंद महासागर दुनिया का एक 5 महासागर में से एक ऐसा महासागर जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी एक बड़ा भाग रखता है। प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर के बाद में तीसरा बड़ा ये क्षेत्रफल के आधार पर महासागर है, और दुनिया का 5 महासागरों में से एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, वो हमारे देश के नाम पर है, हिंदुस्तान के नाम पर। चलिए, तो ये बात ही मुझे आपको समझानी थी इस मैप के माध्यम से। प्रमुख जल विभाजक रेखा का निर्माण कौन करता है? अरावली पर्वतमाला, जिसको हमने वहां से देख लिया कि ये जल विभाजक रेखा का निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं। भूगर्भिक दृष्टि से अरावली पर्वतमाला की जो अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो मुख्यतः अरावली सुपर ग्रुप और दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानों से बनी हुई है। निर्माण के आधार पर इसको ये प्रश्न पूछा गया है, तो अरावली सुपर ग्रुप की चट्टानें यहाँ पर मिलती है और दिल्ली सुपर ग्रुप की, क्योंकि आगे जाकर के हम पढ़ते हैं अरावली पर्वतमाला का जो उत्तरी पूर्वी विस्तार है वो झुंझुनू अलवर से आगे निकलते हुए एनसीआर से होते हुए वो दिल्ली तक जाता है। और जैसा मैंने आपको इस क्लास की शुरुआत में भी बताया था कि रायसीना हिल्स जो है जहां पर है, इसलिए इसको दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानें भी कहा जाता है। तो दिल्ली सुपर ग्रुप चट्टानों से ये बना हुआ है, इसलिए इसमें ये दो बातें यहाँ पर आती है। आगे बढ़ते हैं और
मुख्य श्रेणी को देखते हैं तो अरावली पर्वतमाला जो है वो उसकी जो मुख्य श्रेणी है वो कठोर क्वार्टजाइट चट्टानों से बनी हुई है। कठोर क्वार्टजाइट चट्टानों से, जिसमें कौन कौन सी प्रमुख चट्टानें हैं, तो इसमें नीस, सिस्ट, ग्रेनाइट, कुल मिलाकर के ये सारी की सारी जो है वो आग्नेय चट्टानें हैं। तो आग्नेय चट्टानों से बनी हुई एक पर्वतमाला है, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक पढ़ते हैं इसको। तो यहाँ से अगर मान लीजिए चट्टानों के आधार पर अगर कोई प्रश्न आता है तो इसकी जो मुख्य श्रेणी है वो कठोर आग्नेय चट्टानों, जिसमें क्वार्टजाइट, नीस, सिस्ट और ग्रेनाइट आदि प्रकार की प्रमुख चट्टानें इसमें देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजें देखते हैं। ये मैप हमने देख लिया, पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च चोटी के अगर बारे में काफी सारे प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ से भी देख लेते हैं। इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है, सर्वोच्च जो चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर, और ये सिरोही जिले में स्थित है। जिले का नाम भी लिख लेते हैं, सिरोही। ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई की तो वो है 1722 मीटर। कुछ जगह पर 1727 लिखा जाता है, कहा जाता है कि इसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ वो 5 मीटर ऊंचा है। ठीक है, हम चोटी की बात कर रहे हैं, वो चोटी कितनी ऊंची है। तो आप वहां पर मान लीजिए कोई टावर लगा दो ले जाके तो और भी हाइट ज्यादा बढ़ जाएगी, तो वो बात नहीं। उस चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर। 1727 की बात आती है तो हम पढ़ते हैं जयपुर की स्थापना 1727 में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर गुरु शिखर जो है वो इसकी हाइट समुद्र तल से, औसत समुद्र तल से जिसकी हाइट है 1722 मीटर। यहीं पर दूसरी चोटी, उसका नाम है शेर। ठीक है, और ये भी सिरोही में है। इसकी है 1597 मीटर। ठीक है, नंबर 3 की अगर बात करें तो यह है देलवाड़ा। देलवाड़ा, और ये भी सिरोही में, जहाँ पर प्रसिद्ध जैन मंदिर भी हैं। ठीक है, इसकी है 1442 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी कुछ प्रमुख चोटियां, गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा। आगे जरगा, जरगा भी इसकी एक ऊंची चोटी है। जरगा जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। ठीक है, एक 5वें नंबर की अगर हम बात करें तो आ जाता है अचलगढ़। अचलगढ़, और ये है, इसकी जो हाइट है वो है लगभग 1380 मीटर के आसपास। ये सारी जो हाइट है वो यहाँ पर मीटर में लिखी गई है। ठीक है, पर्वत की लंबाई जो होती है वो उसको किलोमीटर में, क्योंकि काफी लंबाई तक वो विस्तृत होता है इसलिए, लेकिन चूंकि हाइट तो बहुत ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर मीटर में बताते हैं। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अरावली पर्वतमाला का विभाजन, अगर हम पूरे राजस्थान में, जो हमने शुरुआत में मैप में देखा था कि ये राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है। अगर हम ये बात करें इसका प्रादेशिक विभाजन करें प्रदेश के हिसाब से अलग अलग कितना क्या होता है, तो हम इसको 3 भाग में यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं कोशिश आपको यही करता हूँ किसी मैप के माध्यम से मैं आपको बता दूं, ताकि आपको आसानी के साथ में याद रहेगा। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, अगर हम इसकी बात करें यहाँ तक का लगभग ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा जिसको हम कहते हैं दक्षिणी अरावली। ठीक है, दक्षिणी अरावली। इसके बाद ये वाला जो भाग होगा बीच वाला ये, ठीक है, इसको हम कहेंगे मध्य अरावली। और बाद वाला ये जो जो भाग होगा पूरा इसका, ये हमारा हो जाएगा उत्तरी या उत्तरी पूर्वी अरावली। तो प्रादेशिक विभाजन,
तीन भागों में इसका हो गया। दक्षिण में दक्षिणी अरावली, जो इसका मध्य भाग है उसमें मध्य अरावली, और उत्तरी भाग में उत्तरी पूर्वी या उत्तरी में तो उत्तरी अरावली या उत्तरी पूर्वी अरावली के रूप में वो पढ़ा जाता है। चलिए आगे देखते हैं इसको थोड़ा सा और। चलिए यहाँ पर आ गया वापस। तीन यहाँ का इसका जो विभाजन है वो तीनों विभाजन मैं एक बार फिर से यहाँ पर आपको वापस लिख देता हूँ। पहला जिसको हम यहाँ पर लिख देते हैं उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पूर्वी अरावली, जो नाम वहां पर लिखे थे वही मैं वापस लिख रहा हूँ। इसके अलावा एक हो जाएगा मध्य अरावली, और तीसरा हो जाएगा जिसको हम कहते हैं दक्षिणी अरावली। उत्तरी पूर्वी अरावली की अगर हम बात करें तो ये, अगर इसके विस्तार की बात करें तो सांभर जयपुर, ठीक है, यहां से हो जाएगा। तो सांभर जयपुर से ये आगे अलवर तक, सांभर जयपुर से अलवर तक इसका विस्तार है, ठीक है। और यहीं पर आपको रिंगस पहाड़ियाँ, श्री माधोपुर पहाड़ियाँ, यहीं पर सीकर की पहाड़ियाँ, ठीक है, इस प्रकार की बहुत सारी, ठीक है, पहाड़ियाँ आपको छोटी छोटी मिल जाएगी जो इसके विस्तार के रूप में जिनको जाना जाता है। जैसे शाखंबरी माता पहाड़ियाँ, आडा डूंगर, खाटू पहाड़ी, ये सारे इसी के भाग है उत्तरी पूर्वी अरावली के। मध्य अरावली की अगर बात आती है तो ये जो मध्य अरावली है ये मुख्य रूप से अजमेर में इसका विस्तार मिलता है, लेकिन इसको हम कहेंगे अजमेर, ठीक है, अजमेर और इसके आसपास, और यहां से लेकर के सांभर जयपुर तक, सांभर जयपुर तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। और अजमेर से दक्षिण में अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, तो जिसको हम कहते हैं सबसे दक्षिण वाला जो भाग है वो यहाँ पर इस अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई भी ज्यादा है और यहाँ पर इसकी ऊंचाई भी ज्यादा है। दोनों ही बातें यहीं पर है दक्षिण अरावली में। और इस दक्षिण अरावली को जो राजसमंद और बाकी का जो भाग है उदयपुर, सिरोही, यहाँ पर जितना भी है, तो हम कह देंगे इसको सिरोही से लेकर के और अजमेर तक, ठीक है, इसका जो भाग है इसको हम दक्षिणी अरावली में शामिल करते हैं, जहां पर इसकी ऊंचाई और चौड़ाई दोनों ही ज्यादा है। और यहीं पर ये जितनी भी हमने इसकी टॉप 5 जो ऊंची ऊंची चोटियां पड़ी थी सारी की सारी इसी दक्षिणी अरावली में ही इनका विस्तार देखने को मिलता है। जैसे कि पूरा का पूरा आबू पर्वत जो यहाँ का आबू खंड के रूप में जाना जाता है वो भी इसी दक्षिणी अरावली के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर लिखा है उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश, तो उत्तरी पूर्वी अरावली में अगर हम यहाँ पर नाम लिखना चाहें, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कौन कौन सा है, तो यहीं पर हम कर लेंगे। जैसे इसमें रिंगस पहाड़ियाँ, रिंगस पहाड़ियाँ के अलावा क्या हो जाएगा, ठीक है, सीकर पहाड़ियाँ, श्री माधोपुर पहाड़ियाँ, श्री माधोपुर, आडा डूंगर, ठीक है, इसके अलावा तोरावाटी, शाखंबरी माता पहाड़ियाँ, और लगभग 450 मीटर के आसपास यहाँ की एवरेज हाइट है। 450 मीटर एवरेज हाइट है। लेकिन जब सबसे ऊंची चोटी की बात आती है तो रघुनाथगढ़ को हम यहाँ पर पढ़ते हैं जो कि सीकर में है, और 1055 मीटर उसकी हाइट यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं मध्य अरावली की। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऊंची चोटी की, तो देखिए यहाँ पर ये जो विस्तार, जो कि अब ब्यावर जिला बन चुका है, तो ब्यावर, अजमेर, ठीक है, यहाँ से लेकर के और आपको ये मिलेगी सांभर,
जयपुर तक इसका विस्तार मिलेगा। ठीक है, अगर ऊंची चोटी की बात करें तो मेरिया जी, ठीक है, इसके अलावा तारागढ़ अजमेर, ठीक, और नागपाड़, और यही वो चोटी है तारागढ़ जो मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है, लगभग 870 मीटर के आसपास इसकी हाइट, ठीक है, अजमेर में स्थित है, ठीक है, और मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी के रूप में इसको जाना जाता है। मेवाड़ श्रेणी की अगर हम बात करें तो ये जो मेवाड़ श्रेणी है वो आगे बढ़ते हैं, और इसकी तीसरी श्रेणी जिसको हम दक्षिणी अरावली या जिसको हम मेवाड़ श्रेणी के नाम से भी जानते हैं, और इसकी खासियत यह है कि यहाँ पर इसका हम लिख लेंगे इसके बारे में, इसका विशेषता अरावली पर्वतमाला का यहाँ पर सर्वाधिक विस्तार मिलेगा आपको, सर्वाधिक विस्तार, इसके साथ में क्या मिलेगा, सर्वाधिक ऊंचाई, सर्वाधिक ऊंचाई यहीं पर मिलेगी। सर्वाधिक विस्तार और सर्वाधिक ऊंचाई दोनों चीजें यहीं पर मिलेंगी। इसके साथ में यहाँ की क्या खासियत है, यहीं पर आपको उड़िया पठार की हाइट लगभग 1360 मीटर के आसपास है, वो भी यही मिलेगा। ठीक है, आबू पर्वत, आबू पर्वत जिसकी ऊंचाई लगभग आपको 1200 मीटर के आसपास मिलेगी, वो भी यही मिलेगा। इसके विस्तार की अगर हम बात करें कौन कौन से जिलों में इसका विस्तार है, तो जिलों की बात होगी तो इसमें आ जाएगा सिरोही, इसके अलावा आ जाएगा डूंगरपुर, इसके अलावा आ जाएगा इसमें, ठीक है, उदयपुर, के अलावा आ जाएगा इसमें राजसमंद, ठीक है, और चूंकि उदयपुर का एक और भाग, ठीक है, जिसको अलग से जिला बना दिया गया है सलूम्बर, तो इन जिलों में इस मेवाड़ श्रेणी का या दक्षिणी अरावली जो है इनका विस्तार यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहीं पर भाकर के नाम से भी जाना जाता है, भाकर, भाकर किसको कहते हैं, तो भाकर जो ऊबड़ खाबड़, जो ऊबड़ खाबड़ जो पहाड़ियां होती है, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां, उनको भाकर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एक जो यहाँ पर पर्वतीय बेसिन होता है उसको गिरवा के नाम से जाना जाता है, गिरवा, वो हो जाएगा पर्वतीय बेसिन, तो यहाँ पर गिरवा के नाम से जाना जाता है। प्रमुख पर्वतों की अगर बात करें तो रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोला पहाड़, झारोला पहाड़, तो ये यहाँ के कुछ प्रमुख पर्वत हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के मेवाड़ श्रेणी और उसकी कुछ खासियत, इसी मेवाड़ श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है जिसको हम पूरे अरावली की सबसे ऊंची चोटी के रूप में पढ़ते हैं, गुरु शिखर, जिसको कर्नल टोड ने संतों का शिखर कहा, ठीक है, उसके नाम से इसको जाना जाता है। ऊंचाई हमने पढ़ ली इसकी 1722 मीटर इसकी ऊंचाई के रूप में हमने पढ़ा था, तो ये इसकी सर्वोच्च चोटी है। इसलिए यहाँ पर वो सबसे पहले बात लिखी कि सर्वाधिक विस्तार और सर्वाधिक ऊंचाई वाला जो टॉप 10 है उसमें लगभग 5 सबसे ऊंची जो चोटियां हैं वो इसी जो दक्षिणी अरावली है, ठीक है, जिसको हम मेवाड़ श्रेणी के नाम से जानते हैं, इसी मेवाड़ श्रेणी में वो हमें देखने को मिलती है। दूसरी बात, यहाँ से जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं कि ऊबड़ खाबड़ जो पहाड़ियों वाला भाग है उसको भाकर के नाम से जाना जाता है, और जो तस्तरी नुमा बेसिन है, ठीक है, यहाँ का जो तस्तरी नुमा बेसिन होता है, इस तस्तरी नुमा बेसिन को हम यहाँ पर गिरवा कहते हैं। ठीक है, गिरवा का मतलब होता है एक पर्वतीय बेसिन, पर्वतों के बीच का जो भाग होता है
वो तो छोटे छोटे पर्वत और तस्तरी नुमा बेसिन जिसमें आसपास में ऊंचे पहाड़ हो, उसके बीच में जो में थोड़ा सा हल्का जो जो मैदानी भाग होता है, बहुत कम विस्तार लिए हुए, उसको कहते हैं। तो इस प्रकार से ये मेवाड़ श्रेणी की कुछ खास बातें थी। तो आज की ये जो क्लास है ये मुख्य रूप से अरावली पर्वतमाला पर थी। अरावली पर्वतमाला में कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं, आगे की जो क्लास होगी उसमें हम राजस्थान के एक और भौतिक भाग को पढ़ेंगे, ठीक है, और वो होगा हमारा पूर्वी मैदान। तो क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले उस क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।